एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और स्कूल जो फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहा है वीडियो लेक्चर के थ्रू, आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे और एग्ज़ाम के लिहाज से यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ इन पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे। क्लास में हमारा वर्क चल रहा था जिसमें हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स चैप्टर का एक क्वेश्चन रह गया था मेरा, लेकिन अब उसको पूरा करके देखते हैं। देखिए, हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। यानी अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हुई तो इनमें से कौन सा रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग फास्ट होगा। तो इसमें अगर मैं एक छोटे से आंसर की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं क्या, हैलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन द हैलो एरिन्स। यानी हैलो एरिन्स का कंपैरिजन करवा सकता है या फिर वो विनाइल हैलाइड का कंपैरिजन करवा सकता है आपसे। यानी एग्जाम की लैंग्वेज जो होगी, यानी विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड ये लेस रिएक्टिव होंगे, जबकि एल्काइल हैलाइड क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। कैसा होगा, मोर रिएक्टिव। क्यों होगा, सबसे पहले उसका जो रीजन पढ़ते हैं। फर्स्ट फैक्टर पोलैरिटी। पोलैरिटी के अंदर देखते हैं कि अगर मैं कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से मेरा कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या होगा, नेचर के अंदर पोलर होगा। कैसा होगा, पोलर होगा। यानी कार्बन हैलोजन मेरा क्या आता है, पोलर नेचर आता है। लेकिन यहाँ पे भी तो हैलो एरिन्स की बात कर लूँ, हैलो एरिन्स में भी कुछ इस तरह का ही बनेगा हैलो एरिन्स। तो ये जो कार्बन एटम है, ये देखिए चेक करेंगे इसको, sp2 कार्बन एटम है, जबकि मेरा कार्बन एटम यहाँ पे क्या है, sp3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5। इसमें भी कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 तो है, लेकिन बोल सकते हैं क्या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 2.5 हो गई। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से sp2 हाइब्रिड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी sp2 कार्बन एटम है जो मेरा हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, हैलाइड जहाँ पे लगा हुआ है, ये sp2 हाइब्रिड है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आता है कार्बन का और हैलोजन का, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये कैसा होगा, इसमें स्मॉल आता है, और जबकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या आता है, लार्ज आता है। तो sp2 दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे, sp3 से। लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई, sp2 की। तो मैं इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से घटाऊंगा, लेस करूंगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो कम आएगा। जबकि लार्ज डिफरेंस किस में आ रहा है, एल्काइल हैलाइड में। तो आप लोग लिख सकते हो कि ये मोर पोलर है। कैसा है वास्तव में, मोर पोलर। यानी कि एल्काइल हैलाइड आर मोर पोलर देन द एराइल हैलाइड। अब जो पोलर हुआ मींस पोलर होने से जो बॉन्ड है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, कम की रिक्वायरमेंट होगी, और इसी वजह से ये फास्ट रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा फैक्टर देखिए बॉन्ड लेंथ से ही है। जैसे ही आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड 177 पिकोमीटर कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ, जबकि मैं इसमें बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा तो बॉन्ड लेंथ इस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने अगर कोई क्लोराइड मान लिया गया, तो अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास किस तरह की होगी, हैलाइड के साथ देखिए डबल बॉन्ड करेक्टर होंगे और कुछ इस तरह की आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगी एंड सो ऑन। फर्दर फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, चाहे तो फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन मेरा आंसर इसी पहले वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिल जाता है कि एक अगर स्ट्रक्चर मैंने बढ़ाई तो मुझे क्या लगा कि कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है यहाँ पे है 177 पिकोमीटर, जबकि 169 पिकोमीटर होती है। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी होगी, ऑब्वियसली सी बात है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो एल्काइल हैलाइड का है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन जल्दी हो जाएगा, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जो बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होगा उतना ही जल्दी रिएक्शन में जाएगा। तो दूसरा फैक्टर आपका ये बनता है। और तीसरे फैक्टर की अगर बात कर लूँ तो इसमें देखिए स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी
ऑफ कार्बोकैटायन, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ, हेलो एल्केन्स, देखिए ये हेलो एल्केन्स का आंसर हमने लिख दिया। हेलो एल्केन्स, अगर हेलो एल्केन्स की रिएक्शन में करवाना चाहूँगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और मेरा जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, अल्कोहल, यानी आंसर क्या होगा यहाँ पे अल्कोहल। लेकिन यही सेम स्टेबिलिटी के ऑर्डर में बात करूँ मैं एराइल हैलाइड की, तो इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ से देखते हैं। अगर एराइल हैलाइड मैंने बनाया, एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड बनाने से इसका मतलब जब कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आऊँगा OH नेगेटिव, तो अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँगा और OH का अटैक करवाऊँगा, यानी होना तो यही चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फिनाइल कार्बोकैटायन, देखिए कार्बोकैटायन जो बनेगा वो कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, यानी फिनाइल कार्बोकैटायन, फिनाइल कार्बोकैटायन। और ये जो फिनाइल कार्बोकैटायन है ये नेचर के अंदर अनस्टेबल है। क्यों है? क्योंकि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला हिस्सा देखिए, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p ऑर्बिटल के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसको इजीली न्यूट्रल नहीं करेंगे, इसको इजीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं देंगे। जैसे मैं अगर कहूँ कि जिस तरह का, तो अपना पाई बॉन्ड और ये मेरा p ऑर्बिटल, तो ये जो पाई बॉन्ड है अपना इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, p ऑर्बिटल को। अगर प्लेनर होता तो इलेक्ट्रॉन दे पाते, लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कूद के इसमें आ गए, जंप कर गए, इसको न्यूट्रल कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं p ऑर्बिटल के। अगर ये प्लेनर होता p ऑर्बिटल तो इजीली डीलोकलाइजेशन हो जाता और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता तो स्टेबल कार्बोकैटायन कहलाता। लेकिन ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है क्योंकि इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल कार्बोकैटायन। और चाहे विनाइल कार्बोकैटायन हो और चाहे फिनाइल कार्बोकैटायन हो, ये दोनों ही रेजोनेंस के अंदर क्या होंगे, यहाँ पे अनस्टेबल होंगे। यानी दूसरी बात करें कि इसके साथ साथ विनाइल हैलाइड, यानी कि विनाइल हैलाइड को मैं ऐसा मान लूँ, जैसे लिविंग ग्रुप लेके आओगे तो कार्बोकैटायन बना, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो p ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चाहे हमारा विनाइल हैलाइड हो और चाहे एराइल हैलाइड हो, दीज आर द लेस रिएक्टिव, दीज आर द लेस रिएक्टिव देन द एल्काइल हैलाइड, देन द एल्काइल हैलाइड। यानी बेसिकली ओवरऑल बात ये है कि एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए बजाय किसके, विनाइल हैलाइड के, बजाय किसके, एराइल हैलाइड के। ये आपको जो अच्छा लगे वो रीजन आप लोग दे सकते हो। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता था, इसको बहुत सही तरीके से आप लोग समझोगे, आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो आप लोग कॉपी में भी इसको अच्छे से नोट करना, ठीक है। इट इज़ ऑल फॉर टुडे। आगे भी इस तरह के जो टॉपिक वाइज हैं वीडियो में अच्छे डालते रहूँगा और आप लोग प्रॉपर कॉपी में अपनी नोटबुक तैयार करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।